हेलो बच्चों, महादेव। आज का वीडियो बेसिकली जो पिछला वीडियो था उसी का विस्तार है। पिछले वीडियो से मैंने शुरू किया कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, और वो फार्मूला है E इक्वल्स 1/4π0 Q/r²। प्योर इसके यूज से बिना किसी और कंसेप्ट की मदद के कितने क्वेश्चंस आईटी वगैरह में आ सकते हैं, इसी टारगेट को लेकर चला था। तो पिछला वीडियो इसी पर बेस्ड था, इसी के एप्लीकेशन पर बेस्ड था, और ये वीडियो भी प्योरली इसी के एप्लीकेशन पर बेस्ड है। और किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म का या उसके कंसेप्ट का, जैसे डाइपोल हो गया, पोटेंशियल हो गया, वगैरह वगैरह हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इसका कोई यूज नहीं किया गया है। प्योरली फील्ड का कंसेप्ट लिया गया है। जरूरी नहीं कि वो फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से हो, ओनली फील्ड का कंसेप्ट लिया गया है और कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड पर आईटी में जितने क्वेश्चन बनते हैं, कुछ पिछले वीडियो में बताए गए हैं, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी और टर्म का इंटरेक्शन ना हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जैसे कैपेसिटेंस हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, वगैरह वगैरह। तो इन पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें से इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2022 का है, जे एडवांस का है। अब जरा क्वेश्चन को समझे और कैसे करेंगे इसकी बात करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड -y डायरेक्शन में है। अगर हम इसको एक्सिस मान लें तो ये प्लस एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, प्लस वाई एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस है। तो फील्ड की डायरेक्शन इधर है, जो हमने यहाँ एरो से दिखाया है। फील्ड यूनिफॉर्म है थ्रू आउट पूरे स्पेस में, फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। कितनी है? तो -400√3 वाई कैप, मीन्स मैग्नीट्यूड है 400√3 न्यूटन बाई कूलम, और डायरेक्शन होगी माइनस वाई कैप या वाई की उल्टी दिशा। तो ये फील्ड का एक्सप्रेशन है। इस यूनिफॉर्म फील्ड के भीतर, इस यूनिफॉर्म फील्ड के भीतर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, ध्यान दो चार्ज पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से किसी वेलोसिटी पर, वो वेलोसिटी दे दिया गया समथिंग 2√10⁻6 मीटर बाई सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से थीटा डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है फील्ड के भीतर ही। तो बताना है कि जब ये पार्टिकल अगेन ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा और ओ से टी की दूरी, ओ से फेंका गया और ये कहा जा रहा है कि टी पर स्ट्राइक करेगा, तो ओ से टी की डिस्टेंस से 5 मीटर वहाँ स्ट्राइक कर रहा है। तो हमें दो बातें बतानी हैं कि ओ से टी तक आने में जो टाइम लगा, उसके दो एक्सप्रेशन हो सकते हैं, √5/6 माइक्रो सेकेंड और √5/2 माइक्रो सेकेंड। हमें ये शो करना, प्रूफ करना है। फिर बताना है कि इस केस में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, इसकी वैल्यू या तो 30 डिग्री होगी या 60 डिग्री होगी। बेसिकली क्वेश्चन के पूछने का नेचर क्या था? अल्टरनेटिव के फॉर्म में था। हमने इसको आंसर के फॉर्म में जानबूझ कर रख दिया है, जिससे कि मैं चीज़ों को एनालाइज कर सकूं। तो हमें ये दिखाना है कि जब इसको यहाँ से फेंका जाएगा और टी पर स्ट्राइक करेगा, ओ से टी की डिस्टेंस है कितनी? 5 मीटर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मीन्स ओ से टी तक आने का टाइम क्या होगा, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो इसकी दो वैल्यूज बतानी है, और टाइम ऑफ फ्लाइट की भी तब दो वैल्यूज बतानी है। और मैंने आंसर लिख दिया कि ये शो करना है। अल्टरनेटिव में ये दे दिया गया था। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे डील करें। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जरा भी नया नहीं है। अगर क्लास 11th में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, तो वहाँ पर हम क्वेश्चन क्या पढ़ते थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से यू वेलोसिटी से थीटा डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाए, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे होती थी। ए से गया, बी पर पहुंच गया, ए बी रेंज होता था, और यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम था वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता था। और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो एक्सप्रेशन होता था वो होता था 2u साइन थीटा बाई जी, और रेंज का एक्सप्रेशन होता था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ पर जो एक्सलेशन होता था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता था और यूनिफॉर्म होता था, तब ये एक्सप्रेशन आते थे। होपफुली ये ड्यूरेशन आपने 11th में किया होगा। उसी सिमेट्री पर ये क्वेश्चन है। यहाँ भी सब कुछ आइडेंटिकल है। देखो
यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पर यू वेलोसिटी से जिसकी वैल्यू दे दिया गया है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। यहाँ ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होती थी, ऐसी होती थी क्योंकि एक सिंगल एक्सेलरेशन जी नीचे एक्ट करता था और सारी बातें तो ऐसे हो जाती थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ भी एक सिंगल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा नीचे की तरफ, मीन्स फील्ड के डायरेक्शन में, और वो हो जाएगा कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पे लग रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है, और वही नेट फोर्स होगा, उसको मास से डिवाइड करेंगे, एक एक्सेलरेशन आएगा जो वही रोल निभाएगा जो यूजुअल प्रोजेक्टाइल मोशन में जी का रोल होता है, जो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है और जिस डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होती है। ध्यान दो, इस क्वेश्चन में कहा नहीं गया है, लेकिन प्रैक्टिकली हम जी के इफेक्ट को, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इम्पैक्ट को यहाँ पर हम इग्नोर कर रहे हैं। मीन्स मुझे लिखना चाहिए इग्नोर इफेक्ट ऑफ जी, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में जी को हमने इग्नोर किया है। तो कुल मिलाकर अगर इन शॉर्ट करना हो या एडवांस लेवल पर करना हो, एनालिसिस ना करनी हो, तो सीधे अगर आपको रेंज का फार्मूला पता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो सब कुछ सेम है। जी के प्लेस पर इसका एक्सलेशन रख देंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है 2u साइन थीटा बाई जी, सब कुछ इसी की तरह है। जी के प्लेस पर उसका एक्सलेशन रख देंगे, इन दो रिलेशन का यूज करेंगे और हमें बिल्कुल ही यहाँ से यहाँ तक आने की टाइमिंग मिल जाएगी और एंगल भी मिल जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इस बात को लेकर चल रहा हूँ कि बेसिकली ये फार्मूले आए कैसे, या कुल मिलाकर इस रेफरेंस में हम फार्मूलों को कैसे फ्रेम करेंगे, ना कि हम पिछले फार्मूलों की हेल्प लेंगे। हालांकि वो खराब बात नहीं है, और अगर आपको मेंस का पेपर देना है तो आप उसका यूज करना चाहिए, लेकिन चूंकि आपको एनालिटिकली बताना है, इसलिए डेरिवेटिव में सारी चीज़ लेकर अलग से चल रहा हूँ। तो देखो, ध्यान दो, बात नंबर 1, पार्टिकल को जो हम यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, पार्टिकल को जब यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे थीटा डिग्री पर, तो एयर में एक ही फोर्स लगेगा क्यू ई, नीचे की तरफ एम जी को हमने इग्नोर किया है। और नीचे की तरफ क्यों लगेगा? क्योंकि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड की दिशा में लगता है, और फोर्स क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम लिखेंगे कि एफ ई मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, और ये हो गया क्यू ई, क्यू ई, क्यू ई, Q is the charge on this particle, a positive charge, and E is electric field. And this is the net force. क्योंकि mg को हमने इग्नोर किया है, एयर में है, एयर कोई फोर्स लगा नहीं रही है, तो यही नेट फोर्स है। अब हम नेट फोर्स को लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर नेट फोर्स QE हो गया और m इंटू ए हो गया। तो यहाँ से इस चार्ज पार्टिकल का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना चलाएगा? तो ए हो जाएगा क्यू ई बाई एम। ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखो, क्वेश्चन में उन्होंने क्यू अलग से नहीं दिया है, एम अलग से नहीं दिया है, इसके रेशियो को लिख दिया क्यू बाई एम को 10⁻10 कूलम बाई kg। तो हम यहाँ यही यूज करेंगे और लिख देंगे कि क्यू बाई एम को हमने एक साथ रखा और ई को हमने यहाँ रखा। क्यू बाई एम की देखो वैल्यू है 10⁻10 और ई की वैल्यू है 400√3, 400√3। अब यहाँ से इसे देखो तो हो जाएगा, ये 2 पावर यहाँ चला जाएगा, 4√3, 4√3 10⁻⁻12 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन बाई kg जो आप कहना चाहो। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई, यूनिट हो गई, और डायरेक्शन इधर हो गई, डाउनवर्ड हो गई। एक ये डायरेक्शन हो गई, और ये थ्रू आउट कांस्टेंट होगा क्योंकि फोर्स थ्रू आउट कांस्टेंट है और मास कांस्टेंट है। सो पार्टिकल इज मूविंग डाउन, सॉरी, पार्टिकल हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस वैल्यू को मैं राइट डाउन कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलो, यहाँ पर हम ए की वैल्यू को लिख दे रहे हैं
4√3 4√3 10⁻12 meter by second square. This is the acceleration of the charged particle in downward direction. ओके, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब देखो, पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, थीटा डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हम इस u के दो कंपोनेंट लेंगे, इधर मिलेगा u cos थीटा, इधर मिलेगा u sin थीटा। अब जैसा कि कई पीछे वीडियो में बता चुका हूं कि कंपोनेंट लेने का ये तरीका क्यों ऐसे है, आप थोड़े पुराने वीडियो पर जाओ तो आपको सारी बातें मिल जाएंगी। अब देखो, हम ये इमेजिन करेंगे कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टली u का थीटा की वेलोसिटी चलेगा और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगी इन अपर डायरेक्शन u sin थीटा। ये कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा क्योंकि इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और ये चेंज हो जाएगा क्योंकि नीचे a लग रहा है। मान लो कि पार्टिकल चला और ऐसे आया, ये u हो गया, ये थीटा था, ये u cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा। तो वो ऐसे आया, उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो कि t है, यानी कि आने जाने में, यहाँ से आने में उसने t टाइम लिया। इस पूरे प्रोसेस में कितना हॉरिजॉन्टली चला, इतना हॉरिजॉन्टली चला जो यहाँ पर OT के बराबर है। कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0 हुआ। तो हम क्या करेंगे कि इस वेलोसिटी को इग्नोर करते हुए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल से कोई रिलेशन नहीं होता है, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी कई वीडियो पीछे बता चुका हूँ। क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच 90 डिग्री का एंगल है, सो दे आर कंप्लीटली अनरिलेटेड। तो हम u sin थीटा से पार्टिकल को फेंकेंगे और सोचेंगे कि u cos थीटा नहीं है और इसको यहीं पर गिरा देंगे। इधर उसकी वेलोसिटी थी u cos थीटा, अगर देखा जाए तो इधर वेलोसिटी थी u sin थीटा। तो हम इन इमेजिनेशन कल्पना में u cos थीटा को इग्नोर करेंगे और मानेंगे कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा की वेलोसिटी से गया, फिर यहीं गिर गया। लेकिन प्रैक्टिकली वो यहाँ नहीं गिरेगा क्योंकि ये वेलोसिटी लगातार उसे आगे बढ़ा रही है और जो गिरना यहाँ होना चाहिए वो गिरना यहाँ पर t पर होगा, यानी कि o पर नहीं होगा, t पर होगा। बस टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमने इस चीज़ को एज्यूम किया दैट वी आर इग्नोरिंग direction of motion in horizontal direction and we are only assuming that particle is moving with u sin theta in vertical direction. So what time will it again take to strike to the point A? But really it will not strike to A, but it will strike to T, because simultaneously if it is moving in upward direction due to u sin theta, simultaneously it is moving in horizontal direction with u cos theta. तो कुल मिलाकर सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमने ये मान लिया कि u cos थीटा नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि वर्टिकल डायरेक्शन में वो चला है u sin थीटा से, किसी हाइट तक जाएगा, लौट कर आएगा, तो जिस स्पीड से गया है उसी स्पीड से स्ट्राइक करेगा, मीन्स वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्योंकि थ्रू आउट एक ही एक्सेलरेशन जो यूनिफॉर्म लग रहा है, वो जिस रेट से इस वेलोसिटी को जीरो करेगा किसी हाइट पर, उसी हाइट से दोबारा आना है तो उसी रेट से वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। तो जिस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया था उसी की उल्टी डायरेक्शन वैल्यू से वो नीचे आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर मैं t मानता हूँ तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के लिए मैं इस फार्मूले का यूज करूँगा, v बराबर u प्लस AT। और यहाँ चलो मान लिया कि वर्टिकल डायरेक्शन को अगर हम प्लस कहेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन को, डाउन डायरेक्शन को माइनस कहेंगे। साइन कन्वेंशन लेना हमारे हाथ में है, अगर इसको प्लस कहेंगे तो इसको माइनस कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो इस हिसाब से हमने फेंका है u, सिंबल है इनिशियल वेलोसिटी का, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो गया u sin थीटा, और एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, साइन को हमने माइनस लिया है तो लिख दिया माइनस a इंटू टी। और v क्या है, v फाइनल वेलोसिटी है कि जब वो ज़मीन से स्ट्राइक करेगा t पर, हमने मान लिया है o पर। क्योंकि इस फार्मूले को लगाने के लिए ऑब्जेक्ट का ओनली स्ट्रेट लाइन में चलना जरूरी है और एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म होना जरूरी है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इस वेलोसिटी को इग्नोर किया एनालिसिस के लिए, इधर माना तो इधर का ट्रैक स्ट्रेट लाइन है। तो कुल मिलाकर वो जब स्ट्राइक करेगा
तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी माइनस यू साइन थीटा। इसको इधर लाएंगे तो ए सीधे ए टी चला आएगा 2u साइन थीटा, ए टी चला आएगा 2u साइन थीटा, और यहाँ से टी चला आएगा 2u साइन थीटा बाई ए। तो एक एक्सप्रेशन हमने निकाल दिया कि इतना टाइम लेगा वो ओ से टी तक जाने में, लेकिन इतने ही टाइम तक वो इधर भी चलेगा, और इधर का डिस्टेंस कितना दिया गया है 5 मीटर। तो क्यों ना हम एक काम करें, मैं इसे यहीं रहने दे रहा हूँ, ओ टी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो सेम टाइम यही टी लेगा, तो ओ टी डिस्टेंस हो कितनी जाएगी, तो ओ टी हो जाएगी यू कॉस थीटा इंटू टी। ओ टी हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी। अब देखो यहाँ पर ओ टी के वैल्यू दे दिया गया है 5, या फिर बाद में रख देंगे। यहाँ u cos थीटा हो गया और t हो गया 2u sin थीटा बाई ए, 2 sin थीटा बाई ए। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसकी नीड होगी कि t हो जाएगा 2u sin थीटा बाई ए। दिस इज इक्वेशन 1, मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। तो देखो ओ टी हो गया यू हो जाएगा यू स्क्वायर, तो ये हो गया यू स्क्वायर यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे हो गया अपॉन ए। आप जानते हो कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो ये पूरी चीज़ हो गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई ए, और ये हो गया ओ टी। अब ओ टी की वैल्यू गिवन बेटा 5 मीटर, तो यहाँ रख दिया हमने 5। यू दे दिया गया है यहाँ से 2√10 10⁻⁶, तो हो जाएगा 2√10 10⁻⁶, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, और लिखा हमने साइन 2 थीटा, और ए की वैल्यू हमने इतना फाइंड आउट किया है 4√3 10⁻12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से साइन 2 थीटा चला आएगा तो थीटा निकाल लेंगे। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, थोड़ा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप जरा इसे उतार लो। तो सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे कि देखो हमने लिखा 5, ये 5 हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 10 के √10 के स्क्वायर हो जाएगा 10, तो सीधे हो जाएगा ये 40। 4√10 का स्क्वायर तो ये हो गया 40, 10⁻12, ये 6 था तो हो जाएगा 10⁻12, और ये हो गया साइन 2 थीटा, और नीचे हो गया बेटा 4√3 10⁻12। यहाँ से सिंप्लीफाई करो तो देखो ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये √3 चलाएगा तो साइन 2 थीटा हो जाएगा 5√3 बाई 10, मीन्स √3/2। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू होगी √3/2, साइन में वैल्यू होती है साइन 60 की, तो ये हो जाएगा साइन 60। तो साइन 2 थीटा हो जाएगा साइन 60, तो 2 थीटा हो जाएगा 60, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। मीन्स यहाँ से 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाए तो ओ से टी तक आने में वो ओ से टी तक पहुँच जाएगा।
या कुल मिलाकर जो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 30 डिग्री है। लेकिन क्वेश्चन में 2 बातें पूछ रहे हैं कि दिखाओ कि थीटा 30 भी होगा और 60 भी होगा। तो ये बड़ा सिंपल है। पहले थीटा को हमने निकाल दिया कितना 30 डिग्री। अब आ जाओ रेंज के फार्मूले में। रेंज का फार्मूला अभी मैंने निकाला था, ओटी मीन्स ओटी क्या था, रेंज था। तो रेंज का फार्मूला मैंने लिखा था आर इक्वल्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई ए। अगर हम यहाँ 30 रखते हैं तो रेंज की जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो हो जाएगी यू स्क्वायर रूट 3 बाई 2a। ये साइन 60 हो जाएगा अगर थीटा को 30 रखा जाए। अब आपको बताया गया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंका जाए, मीन्स 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री होने जो भी नाम दो, तो 30 पे फेंकें या 90 में 30 फेंकें, रेंज सेम है। 20 पे फेंकें, 70 पे फेंकें, रेंज सेम है। यही वजह है कि थीटा की 2 वैल्यूज मानी गई है, एक जो 30 हमने निकाला है, दूसरी जो 60 चली आएगी। तो हम एक काम करें, थीटा को 30 मानकर रेंज की वैल्यू ये निकाला। अब जरा थीटा को 60 मानकर रेंज की वैल्यू देखते हैं कि क्या होगी। तो यू स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा साइन 120, साइन 120 बाई ए। अब देखो बेटा साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, मुझे तो याद है, फिर भी मैं आपके लिए ऐसे कर दे रहा हूँ कि साइन 90 प्लस 30 और ये हो जाएगा ए। साइन 90 प्लस 30 हो जाएगा कॉस 30, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस 30 बाई ए। कॉस 30 हो तो रूट 3 बाई 2, तो सीधे हो जाएगा यू स्क्वायर रूट 3 बाई 2a। ये R2 हो गए। तो देखो R1 और R2 दोनों के वैल्यू सेम आई, मीन्स चाहे 30 पे फेंकें या 90 माइनस 30 मीन्स 60 पे फेंकें, सेम रेंज होगी। यही वजह है कि जब O से चलकर T पे स्ट्राइक करेगा तो इसी सेम रेंज के लिए थीटा के 2 वैल्यू जा रही हैं 30 और 60। तो ये क्लियर हो गया। ये कुछ नई है, नई बात नहीं, 11th में बात आपको बताई गई है, फिर भी यहाँ पर शो करना जरूरी है। अब चलो बात आती है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसकी भी 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो नेचुरली जब थीटा के 2 वैल्यू जाएंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट के 2 वैल्यू जाएंगे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के एक्सप्रेशन मैंने क्या लिखा था, देखो ये लिखा था। तो मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, पहले मैं टी निकाल लूँ थीटा 30 के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर मैं T1 कह रहा हूँ फॉर थीटा 30 तो हो जाएगा 2 और u के प्लेस पर 2√10 10⁻⁶। तो ये 2 को 2 रखा, u को रखा 2√10 10⁻⁶, एंड साइन 30 होता है 1/2, डायरेक्ट लिख दिया साइन 30 1/2। और a की वैल्यू, यहाँ a था, a की वैल्यू हो गई 4√3 10⁻12। अब देखो सिंप्लीफाई करो, 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक बेटा। ये 4 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 2 चला आएगा, ये जाएगा -12 हो जाएगा, 6 है तो -6 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा √10 और नीचे बचा 2√3 और ये हो गया 10⁻⁻6। देखो 2 से 2 कटा, ये कैंसिल हो गया, 4 से 2 कटा, 2 आया, ये 2 खत्म हो गया, 10√3 तो लिख दिया और ये 2 था ही, ये ऊपर गया तो पावर -12 हो गया, प्लस 6 था तो -6 हो गया। इसको भीतर हो तो 4 हो जाएगा, तो सीधे हो जाएगा √10/12 10⁻⁻6 सेकेंड। ये टाइम हो गया। थोड़ा साफ साफ लिख दूँ, 10⁻⁻6 सेकेंड। अब इसे थोड़ा सा सिंपल करेंगे, तो सिंपल करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये तब टाइम ऑफ फ्लाइट है जब थीटा को हमने 30 डिग्री लिया है। थोड़ा छोटा कर दो तो T1 हो गया 5/6 का रूट, तो 5/6 का रूट, 5/6 का रूट, -6 को माइक्रो बोलते हैं तो हो जाएगा 5/6 माइक्रो सेकेंड। तो एक आंसर तो चला आया। कब, जब हमने यहाँ पर थीटा का वैल्यू 30 रखा तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये चला आया कितना, √5/6 माइक्रो सेकेंड। और हमें ये दिखाना है कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट ये भी हो सकता है।
√5/2 माइक्रोसेकंड। तो नया कुछ नहीं है, यहाँ पर हम इसे 60 रखेंगे और वैल्यू देखेंगे। तो देखो अगेन मैं T2 निकाल रहा हूँ, तो T2 हो गया 2, ये 2 हो गया, U के प्लेस पर रखा हमने 2√10, 2√10, 10⁻6 और साइन 60 हो जाएगा यहाँ √3/2 और नीचे चला आएगा A की वैल्यू 4√3, 10⁻12। देखो सिंपल करेंगे ऐसे तो ये कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 4 है तो नीचे 2 चला आएगा, तो सीधे हो जाएगा √10/2। √10 यहाँ √10 बचा, 2 से 4 कटा तो ये 2 आया, 2 से 4 कटा तो 2 आया नीचे, और ये 2 से 2 कट चुका था, ये जाएगा -12 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर -6 सेकेंड हो गया। अगर हम इसे रूट लिखें तो 10/4 हो जाएगा, तो √10/4 माइक्रो सेकेंड हो गया। इसे थोड़ा छोटा किया तो √5/2 माइक्रो सेकेंड चलाया। तो कुल मिलाकर 2 थीटा की वैल्यूज आ गई, ये और ये, यही दिखाना था। 2 टाइम फ्लैट चलाया, ये और ये। तो ये कोई क्वेश्चन नया नहीं है, जे एडवांस 2022 का क्वेश्चन है। बेसिकली 11th के प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट पर बेस्ड है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है और रास्ता पैराबोलिक होगा, सब कुछ वैसा होगा जैसे अपने 11th में पढ़ा था। ओके बेटा, तो प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं जब तक कि उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस वगैरह और एनर्जी से रिलेशन ना लिया जाए। तो ये तमाम क्वेश्चन आगे होंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं मैं रुकता हूँ, और जो अगला वीडियो होगा वो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर होगा। ओके, तब तक ले बेटा, महादेव।